Okay, friends, once again, welcome back and very good afternoon to everybody. I hope you all are safe, your family member, your relative, your parents, your friends, all are safe. And you are enjoying this new era, this new way of learning. Friends, we are discussing chapter number 6, that is a work, energy, and power. So, what we had discussed still now. Basically, before starting the work energy power, on the very first session, we had learnt about the dot and cross product. हमने सबसे पहले दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, उसका डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट कैसे होता है, उसके बारे में डिस्कस किया था. उसके बाद डॉट प्रोडक्ट का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है वो हमने डिस्कस किया था, और डॉट प्रोडक्ट के अलग अलग जो कैरेक्टरिस्टिक था वो भी हमने डिस्कस किया था. आफ्टर दैट वी हैड स्टार्टेड टू डिस्कस द वर्क डन. तो वर्क करे के केस में हमने क्या डिस्कस किया. तो फ्रेंड्स, मैं थोड़ा लास्ट लेक्चर अभी तक हमने जो थ्योरी डिस्कस किया उसका थोड़ा मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, और उसके बाद आज हम वर्क के रिगार्डिंग कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे. So the name of the chapter, are you able to see this whiteboard in your screen? Yes, sir. Okay. So work, the topic work we are discussing actually, and whenever you require to find the work done, you have to find it out which kind of force is given. There are two things are possible. कोई मुझे बताएगा मैं कौन किसकी बात कर रहा हूँ? Constant force and variable force. एग्जैक्टली तो आपको ये देखना है कि आपको जो फोर्स दिया हुआ है, क्या ये फोर्स आपको जो दिया हुआ है क्या ये कांस्टेंट है या वेरिएबल है. तो आपको पहले वो देखना है. सो अगर आपका फोर्स जो है अगर वो कांस्टेंट है, इफ योर अप्लाइड फोर्स इज अ कांस्टेंट, then what is the formula of the work done? FD cos theta. F dot D, you can also write this formula as a FD cos theta. Very good. So this is the valid formula only and only when your force is a constant. Constant force का मतलब ये हुआ कि वो टाइम या स्पेस के साथ, पोजीशन के साथ वेराई नहीं हो रहा है. इफ थीटा इज इक्वल्स टू 0, अगर उसमें भी ऐसा है कि अगर थीटा 0 है तो फिर आपका जो वर्क डन हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू ओनली FD. एफ डी. एंड केस नंबर 2, अगर आपका जो फोर्स है वो कांस्टेंट नहीं है, इफ योर फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट, दैट इज अ वेरिएबल, तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है भैया? F dot L. So you have to apply the formula. No wrong answer. You have Sigma x initial to x final F delta x. हाँ, the more generalized formula is equals to integration from initial position to final position f. You can also write this formula as the integration a to b f dl cos theta. And इसमें भी अगर हम ऐसा कह सकते हैं कि if theta is 0, if theta is 0 and for x direction, मतलब force and displacement both are in x direction. So if the force and displacement both are in the x direction, then we can apply the formula integration x1 to x2 f dx. cos 0 हो जाएगा 1, cos 0 1 हो जाएगा. तो क्या ये आपको समझ में आया भैया? Is it okay friends? Yes or no? Yes, sir. फ्रेंड्स, हमने ये भी डिस्कस किया था कि अगर आपको फोर्स वर्सेस पोजीशन का ग्राफ देते हैं तो उसका एरिया जो है वो भी आपको वर्क डन ही देगा.
so area enclosed by force versus position will also be will give you a work done. सो फ्रेंड्स, अगर आपको वर्क डन फाइंड करना है तो आप एक और चीज कर सकते हो। अगर आपको ग्राफ दिया है फोर्स वर्सेस पोजीशन का, फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का, सो एरिया एंक्लोज्ड बाय दैट फोर्स वर्सेस पोजीशन ग्राफ विल आल्सो गेट यू द वर्क डन। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, हमने लास्ट लेक्चर में हमने ये भी प्रूव किया था कि वेदर द फोर्स इज अ कांस्टेंट और वेदर द फोर्स इज अ वेरिएबल इन बोथ द केसेस, चाहे फोर्स कांस्टेंट है या वेरिएबल है। सो फॉर बोथ द केसेस वी हैड प्रूव्ड। कोई मुझे बताएगा कौन सा चीज हमने प्रूव किया था? Work is equal to resultant force is equal to delta K. अरे, वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स that is equals to change in the kinetic energy for the constant or variable force for both the kind of a situation. We know that a work energy theorem is a valid. And what was that the work energy theorem? तो बोले कि भाई वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स। देखो ये चीज आपको माइंड में रखना है, दिस इज द वर्क डन बाय द रिजल्टेंट फोर्स, मतलब जितने भी फोर्स लग रहा है उसका रिजल्टेंट वर्क डन है, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। दैट इज टू बी नोटेड, वर्क डन बाय अ रिजल्टेंट एक्सटर्नल फोर्स, रिजल्टेंट फोर्स is equal to change in kinetic energy. So that is the work energy theorem. So friends, अब तक हमने जो भी कुछ डिस्कस किया है इस चैप्टर के अंदर थ्योरी वाइज, तो वो ये चीज थी। Am I right friends? Yes sir. Yes, sir. So friends, now प्रोसीडिंग फर्दर, आगे बढ़ते हैं। कुछ न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे रिगार्डिंग ऑन द वर्क डन बाय द कांस्टेंट एंड वेरिएबल फोर्स। हमने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं, कुछ आज हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, क्या हमने ये इलस्ट्रेशन नंबर 1 डिस्कस कर लिया था फ्रेंड्स, ये कंपोनेंट ऑफ द फोर्स ऑन द डिस्प्लेसमेंट? यस सर। मुझे ये बताओ कि क्या हमने इलस्ट्रेशन नंबर 2 डिस्कस कर दिया था? Yes. Yes, sir. दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। क्या ये डिस्कस किया था हमने? Yes, sir. Yes. तो अब क्वेश्चन नंबर इलस्ट्रेशन नंबर 3 पे आ जाओ। 3 से बाकी है, तो 3 बाकी है, 4 बाकी है, 5 6 ऑनवर्ड्स सारे बाकी है, कोई बात नहीं। तो कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 3 ऑन योर mobile screen? Yes, sir. Okay. So what is the question? A cyclist come to the skidding stop in 10 meter. During this process, the force on the bicycle due to the road is a 200 Newton. मतलब रोड के द्वारा बाइसिकल के ऊपर जो रेजिस्टिव फोर्स है, देखो ये बाइसिकल स्टॉप हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ कि भाई बाइसिकल अगर स्टॉप हो रही है तो उसका मतलब ऐसा होगा कि दिस विल बी द फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस। वो जो रोड बाइसिकल पे लगाएगा वो फ्रिक्शनल फोर्स लगाएगा, उसका वैल्यू हमको दिया है 200 न्यूटन। एंड ऑब्वियसली इट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द मोशन, वो लिखा हुआ है बट वो ऑब्वियस होता है। हाउ मच द वर्क डन डज द रोड डू ऑन द बाइसिकल, रोड के द्वारा बाइसिकल के ऊपर कितना वर्क हो रहा है वो फाइंड करना है। और दूसरा ये फाइंड करना है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय द साइकिल ऑन द रोड। तो दोनों चीज हम फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम विल फाइंड द वर्क डन ऑन द बाइसिकल बाय द रोड।
सर उसने ब्रेक भी अप्लाई की हो सकती है ना, तो भी देखो यहाँ पे उसने है ना ब्रेक कुछ अप्लाई नहीं किया है, ना ही वो ब्रेक अप्लाई कर रहा है, ना ही वो एक्सेलरेशन अप्लाई कर रहा है, वो पेडलिंग भी नहीं कर रहा है, कुछ भी नहीं कर रहा है, वो जा रहा है। नाइदर अप्लाइंग ब्रेक नॉर अप्लाइंग द पेडलिंग। तो ग्रेजुअली क्या होगा? स्लो होता है। हाँ, तो स्लो होके स्टॉप हो जाएगा, उसी की बात है ये। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? Yes, यस sir. सर। तो वर्क डन ऑन द साइकिल बाय द रोड, दैट इज टू बी नोटेड। मुझे ये फाइंड करना है, वर्क ऑन साइकिल बाय द रोड। तो फ्रेंड्स देखो, ये 200 न्यूटन है जो फोर्स अप्लाई हो रहा है रोड के द्वारा साइकिल के ऊपर, वो 200 न्यूटन है। तो मुझे ये बताओ कि ये जो फोर्स है वो वेरिएबल है या कांस्टेंट है? ये जो फोर्स है वो आपका वेरिएबल है या कांस्टेंट है? बताओ। constant. This is कांस्टेंट। the constant force, friends. So as it is a constant force, I can apply the formula. कौन सा फॉर्मूला मुझे अप्लाई करना पड़ेगा? F dot D, that is a FD cos theta. Am I right, friends? Yes, sir. Okay, यहाँ पे रोड के द्वारा जो साइकिल के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो 200 न्यूटन है। रोड के द्वारा साइकिल का जो फोर्स है वो 200 न्यूटन है। डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है साइकिल का? 10 meter. डिस्प्लेसमेंट हो रहा है 10। और मुझे ये बताओ कि व्हाट इज द एंगल बिटवीन द फोर्स एंड cos 180 degree. या एग्जैक्टली जो एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। एंड कोस 180 का वैल्यू क्या होता है भैया? -1. -1। क्या मैंने वो सारे 8 वैल्यूज लिख के दिए आपको कि नहीं दिए हैं? क्या मैंने आप ये लिख के दिया था? साइन सर, 0 वो कोस 0 साइन 90 कोस 90 सबको लिख के दिया था। यस सर, बॉक्स में। ओके, सो ये आंसर आपका आ जाएगा 2000 इंटू -1, दैट इज अ -2000 जूल। So that will be the work done on the cycle by the road. अब मुझे ये भी फाइंड करना है work done on the road by cycle. Now according to the Newton's third law, Newton's third law, if force provided by road on cycle is a 200 Newton, then चलो अब मैं क्या लिखूं? Then force provided by on road by cycle is also 200 Newton. Exactly. Then the force on the road by the cycle should also be 200 न्यूटन। क्या ये बात आपको समझ में आई भैया? यस और नो? फ्रेंड्स, क्या ये आपको समझ में आया? Yes, sir. बट यस सर। road does not get displaced. Hence वर्क डन एफ डी कोस थीटा में ये डिस्प्लेसमेंट 0 है उसका, तो वर्क डन विल गेट यू 0। देखो, दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है ना, दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो तो सेम ही है, बट दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर वर्क डन सेम है ऐसा नहीं कह सकते। दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो फोर्स प्रोवाइड हो रहा है वो तो सेम ही है, बट दोनों के द्वारा एक दूसरे के ऊपर जो वर्क हो रहा है वो सेम नहीं है। साइकिल पे वर्क हो रहा है -2000 जूल, बट रोड का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है। अगर रोड का डिस्प्लेसमेंट ही नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ऐसा हो कि रोड के ऊपर कोई वर्क
हो नहीं रहा। तो आई कैन मोर प्रिसाइसली आई शुड से Newton's third law is valid is in the context of the force only. It is not valid for the work done. Newton's third law जो है ना वो फोर्स के रिगार्ड ही हम बराबर वो बोल सकते हैं। वर्क डन कुछ ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के द्वारा जो वर्क डन होगा वो भी सेम होगा, ऐसा नहीं कह सकते। क्या ये चीज आपको समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. So let us come to the question number 4. चलो, in ballistics demonstration, a police officer fire a bullet of 50 gram with a speed of 200 meter per second on a soft plywood of a thickness 2 centimeter. The bullet emerged with only 10% of the initial kinetic energy. मतलब जब वो वुडन ब्लॉक में से पास होगी तो उसका वो जो it will come out from the that thickness only 10% of the kinetic energy remains. तो इसका मतलब कितना लॉस हो गया? काइनेटिक एनर्जी में कितना लॉस हो गया? 90%. या 90% उसने लॉस किया काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज 10% ही बाकी रहा, 10% ही बचा, तो 90% का उसने लॉस किया। ओके, so I can say final kinetic energy is equals to 10% of initial kinetic energy. Can I say this? Because when it came out from this plywood, only 10% of its initial kinetic energy is remaining. मतलब जो बाहर निकलता है उसके बाद जो उसका final kinetic energy है वो 10% ही है इनिशियल से। तो मुझे स्पीड फाइंड करना है, तो कोई बात नहीं, जो दिया है वहां से स्टार्ट करते हैं। फाइनल काइनेटिक एनर्जी मतलब वो जो बाहर निकलती है बुलेट, तो उसका जो काइनेटिक एनर्जी है वो 10% ही है। अब इसका जो फॉर्मूला है वो हाफ mv फाइनल स्क्वायर, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको बहुत अच्छे से पता है। 10% का मतलब होता है 0.1, 10% मतलब 10% का मतलब 10 डिवाइड बाई 100, तो 0.1 हो जाएगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हो जाएगा हाफ mv इनिशियल स्क्वायर। तो ये हाफ m दोनों जगह से कैंसिल हो जाएगा। तो अगर आपको v फाइनल स्क्वायर करना है तो 0.1 इंटू वी इनिशियल का स्क्वायर करना पड़ेगा। v इनिशियल जो है वो 200 है, उसका स्क्वायर आप निकाल दो तो वो हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। तो 40,000 इंटू 0.1 तो वो बचेगा 4,000। अब आपको ये 4,000 का रूट निकालना है। 4,000 63.24. क्या मिला आपको? 63.24. ओके, तो इट विल बी 63.24 मीटर पर सेकेंड। तो अब सपोज कि ऐसा पूछा है कि ऐसा भी सपोज के क्वेश्चन है कि स्पीड डिक्रीज्ड बाय हाउ मच परसेंटेज, ऐसा भी क्वेश्चन है कि आपका जो स्पीड है ना वो कितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है। वैसे यहाँ पे पूछा नहीं है, बट सपोज के पूछ लेते हैं कि स्पीड में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है। देखो काइनेटिक एनर्जी में तो 90% डिक्रीमेंट हो रहा है, बट स्पीड में कितना डिक्रीमेंट हो रहा है मुझे वो भी फाइंड करना है। तो अच्छा तो उसको कैसे फाइंड करेंगे वो मैं आपको बताऊं, एक्स्ट्रा चीज़ है बट काम आ जाएगी। कभी कभी JEE नीट में ऐसा होगा कभी कभी, तो ये आपको कैसे करना है वो मैं आपको अभी सिखा रहा हूँ। तो फाइनल स्पीड अपॉन इनिशियल मतलब रेशियो आपको निकालना होगा उसके बाद। तो फाइनल जो है ना वो 63.24 है और इनिशियल जो है वो 200 है। मुझे बताओ तो कैलकुलेशन करके इसका रेशियो क्या आ रहा है? 0.3162. तो ये आ रहा है 0.3162 आ रहा है। तो ये हो जाएगा v फाइनल अपॉन v इनिशियल इज इक्वल्स टू 0.3162 का मतलब ऐसा हुआ 31.62%। इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करें 31.62, तो इसका मतलब ऐसा होगा कि v फाइनल, देखो एक स्टेप और मैं ऐड कर रहा हूँ, चलो आपके सहूलियत की खातर एक और स्टेप ऐड करते हैं। 0.3162 v इनिशियल को लाइट साइड ले गया, अब इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं तो ये 31.62% हो जाएगा। मतलब फ्रेंड्स फाइनल जो वेलोसिटी है, स्पीड है,
वो इनिशियल के कितने परसेंट रहा? ओनली 31.62%. तो इट इज अ डिक्रीज्ड बाय हाउ मेनी परसेंट? 31% बचा, तो कितना डिक्रीज हो गया? 31% ही बचा। 69. 68, हाँ, तो वो 68, इट इज अ 69, डिक्रीज्ड बाय 68.38%. 38. क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? 100 में से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आपका स्पीड में देखो, आप देख सकते हो कि भले ही काइनेटिक एनर्जी में 90% का डिक्रीमेंट है, भले ही काइनेटिक एनर्जी में 90% का डिक्रीमेंट है, बट स्पीड में 90% का डिक्रीमेंट नहीं है, 68% का डिक्रीमेंट है। क्या ये आपको समझ में आया भैया? Yes, sir. अच्छा, गुड। चलो कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है कि स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय 68%, नॉट द 90%। ये कहाँ से है अभी? अभी ये स्टेटमेंट कहाँ से है आपको पता चला? Yes, sir. मैं आपको स्क्रीनशॉट दे दूंगा, तो यहाँ पे थोड़ा ब्लैंक लिखा, देखो थोड़ा थोड़ा स्पेस बचा हुआ है, तो वहाँ पे वो मेंशन कर देना कि ये कैसे आया ये 68%। वो मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगा। आप या तो ब्लैंक साइड, सामने के साइड ब्लैंक ही होता है आपके नोट्स के सामने के साइड, आप वहाँ पे लिख सकते हो या फिर यहाँ पे भी आप मेंशन कर सकते हो। इज इट ओके फ्रेंड्स? चलो नेक्स्ट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन। Question number 5, lesson number 5. A woman pushes a truck on a railway platform which has a rough surface. She applies a force 100 Newton over a distance of 10 meter. Therefore, she gets progressively tired. And then after her applied force reduced nearly with the distance 50 Newton. The total distance through which trunk नहीं है, truck has been moved, अच्छा trunk has been moved is a 20 meter. Plot the force applied by the woman and the frictional force with the displacement, लिखा नहीं है but with the distance, and the frictional force is given as a 50 Newton, हाँ versus displacement लिखा हुआ है. Calculate the work done by the two forces over the 20 meter. तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऐसा दिया हुआ है, क्वेश्चन को पूरा समझते हैं। क्वेश्चन ऐसा दिया है कि टोटल जो डिस्प्लेसमेंट लगा रहा है वुमन के द्वारा, जो टोटल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है वो 20 मीटर है। बट क्या होता है कि भाई पहले 10 मीटर में तो क्या होता है कि भाई उसका जो फोर्स है ना वुमन का, वो 100 न्यूटन है इन द फर्स्ट 10 मीटर डिस्टेंस। और फिर उसके बाद क्या है कि वो ग्रेजुअली रिड्यूस होके 50 न्यूटन हो जाता है, और टोटल डिस्टेंस जो है वो 20 मीटर है। मतलब 10 मीटर तक उसका जो फोर्स है वुमन का वो कांस्टेंट है। फिर बिकॉज शी गेट्स टायर्ड, तो उसका जो फोर्स है वो थोड़ा अब प्रोग्रेसिवली रिड्यूस होके बाकी के 10 मीटर के अंदर 100 से रिड्यूस होके 50 न्यूटन हो जाएगा। तो मुझे क्या करना है, आई वांट टू ड्रॉ द फोर्स वर्सेस पोजीशन डिस्प्लेसमेंट ग्राफ। तो यहाँ अज्यूम कर लेते कि यहाँ पे कहीं पे 10 मीटर है और यहाँ पे कहीं पे 20 मीटर है। तो मुझे ये बताओ कि फर्स्ट 10 मीटर के लिए वुमन का जो फोर्स था वो कैसा था? कांस्टेंट कितना था? 100 न्यूटन। अरे बोल भी दो कितना था? 100 Newton. 100 न्यूटन। 100. For the very 100 first, for the very first 10 meter distance, it was a constant and that was a 100 meter. उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद है ना, वो जो वुमन का जो फोर्स था वो प्रोग्रेसिवली मतलब ग्रेजुअली रिड्यूस हुआ, और वो रिड्यूस होके 50. कितना हो गया? 50. हाँ, तो बाकी का 10 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल करने तक तो उसका जो फोर्स हो गया वो हो गया 50। तो 20 मीटर पे जब डिस्प्लेसमेंट खत्म हुआ तो एट दैट टाइम जो फोर्स हो गया वो कितना हो गया भैया? 50 Newton. 50 न्यूटन।
तो ये मैंने क्या ड्रॉ किया, वुमन के द्वारा जो फोर्स लग रहा है वो मैंने उसका ग्राफ ड्रॉ कर दिया। बट यहाँ पे एक और फोर्स लग रहा है, कौन सा वाला? तो बोले फ्रिक्शनल फोर्स, और फ्रिक्शनल फोर्स तो थ्रू आउट द मोशन कितना है? 50 न्यूटन। 50 न्यूटन। बट वो अगर देखो, सीधी सी बात ऐसी है कि वुमन जो फोर्स लगाएगी ना वो तो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में लगाएगी, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो ये दैट इज द फोर्स प्रोवाइडेड, बट जो फ्रिक्शनल फोर्स होगा वो इसके अपोजिट डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस सर। तो अगर मैं ये डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव कंसीडर किया है तो इसके अपोजिट डायरेक्शन को मुझे नेगेटिव कंसीडर करना पड़ेगा। यस सर। तो अगर मैं फ्रिक्शनल फोर्स का ग्राफ ड्रॉ करना चाहता हूं तो उसको मुझे फ्रिक्शनल फोर्स को पॉजिटिव लेना चाहिए या नेगेटिव लेना चाहिए? नेगेटिव। तो फ्रिक्शनल फोर्स को मुझे नेगेटिव लेना चाहिए। क्यों? बिकॉज वो है ना डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो अगर मैंने डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन को पॉजिटिव अज्यूम किया हुआ है तो उसके अपोजिट डायरेक्शन को तो मुझे नेगेटिव ही अज्यूम करना पड़ेगा ना। तो ये जो ब्लू लाइन जो मैंने ड्रॉ किया है दैट इज द फोर्स बाय द, so this is the force by the woman and this is the force of a friction, resistive force, और इसका वैल्यू कितना रहेगा थ्रू आउट द मोशन? 50 न्यूटन माइनस। बट नेगेटिव। चलो, तो ये मुझे ग्राफ ड्रॉ करना था, वो मैंने ड्रॉ कर दिया। क्या आपको ये समझ में आया? ग्राफ ड्रॉ करना था क्वेश्चन में, वो मैंने कर दिया। क्या ये समझ में आया भैया? यस सर। ओके। अब आपको ये भी पता करना है कि वर्क डन बाय द वुमन एंड वर्क डन बाय द फ्रिक्शनल फोर्स, एंड मुझे टोटल वर्क डन भी मतलब कैलकुलेट द वर्क डन बाय द बोथ द फोर्सेस। तो चलो एक काम करते हैं, पहले वर्क डन बाय द वुमन फाइंड करते हैं। तो वर्क डन बाय अ फोर्स अप्लाइड बाय वुमन। तो फ्रेंड्स, वर्क डन फाइंड करने के लिए हमारे पास दो तीन रास्ते हैं। एक तो आप फॉर्मूला अप्लाई कर, आपको ये देखना है कि भाई कांस्टेंट है या वेरिएबल फोर्स है, और उसके हिसाब से आप फॉर्मूला अप्लाई करो। और अगर आपके पास ग्राफ है तो और एक चीज कर सकते हो। क्या कर सकते हो भैया? वर्क एनर्जी थ्योरम का मींस उसके ऊपर एरिया फाइंड करेंगे तो वर्क मिल जाएगा। वर्क एनर्जी थ्योरम काम नहीं आएगा यहाँ पे आप एरिया फाइंड करो। हाँ, तो यहाँ पे वर्क डन मुझे निकालना है तो मुझे एरिया फाइंड करना पड़ेगा। तो ये जो एरिया है उसको मैं A1 बोल देता हूँ, ये पूरा वाला। इसको मैं A2 एरिया बोल देता हूँ, और इसको मैं A3 एरिया बोल देता हूँ। तो दैट इज द एरिया एंक्लोज्ड बाय द ग्राफ ऑफ वुमेन्स फोर्स वर्सेस द पोजीशन। एम आई राइट फ्रेंड्स? यस। यस सर। तो मुझे अल्टीमेटली क्या करना है? मुझे अल्टीमेटली तो एरिया ही फाइंड करना है। तो वर्क डन इज इक्वल टू एरिया 1 प्लस एरिया 2 प्लस एरिया 3। चलो मुझे ये बताओ कि एरिया 1 का कितना होगा? लेंथ इंटू ब्रेड्थ। 10 into 100। 10 इंटू 100, वेरी गुड, बिकॉज इसका लेंथ 10 है, उसका विड्थ 100 है। चलो अब एरिया 2 जो है ना वो तो ट्राइंगल है, तो ट्राइंगल के लिए क्या होगा? हाफ बेस into LTD। अच्छा, बेस कितना है? 50। अरे 10 टू 20, तो बेस कितना होगा? 10। 10, और उसका एल्टीट्यूड कितना होगा? 50। वो हो जाएगा 50। वापस से एक नीचे का एक बचा, वो रेक्टेंगल बचा अभी नीचे का, तो उसका लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ होगा 10 टू 20 मतलब 10, एंड उसका ब्रेड्थ होगा 50। चलो, क्या ये चीज आपको समझ में आया भैया? यस सर। तो वर्क डन बाय द वुमन को मैंने W1 बोला है, तो W1 इक्वल्स टू 1750 जूल। वर्क का यूनिट जूल है, बट इज इट क्लियर फ्रेंड्स? यस सर। वर्क डन बाय द वुमन। और मुझे क्या करना है? दो वर्क फोर्सेस डन का वर्क। बाय
फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स। सर वो तो कांस्टेंट है। फ्रिक्शनल, हाँ बोलो। ये तो कांस्टेंट होगा ना फ्रिक्शन फोर्स, तो फिर हाँ, एफ आप डॉट वो चीज कर सकते हो, कांस्टेंट एफ डी कोस थीटा कर सकते हो डेफिनेटली। एफ डी कोस थीटा कर सकते हो, या फिर एरिया भी फाइंड कर सकते हो। आप एफ डी कोस थीटा भी कर सकते हो, एरिया भी फाइंड कर सकते हो, जो आपकी मर्जी कर सकते हो। तो एरिया इज इक्वल टू लेंथ उसका हो जाएगा 20, बिकॉज 0 से 20, एंड उसका जो विड्थ हो जाएगा वो माइनस अपोजिट डायरेक्शन में है ना। या फिर आप एफ डी कोस थीटा करो तो एफ 50 डी 20 कोस 180 हो जाएगा, कोस 180 माइनस 1, तो वंस अगेन यू गेट द सेम आंसर, दैट इज अ माइनस 1000। क्या ये बात आपको समझ में आया भैया? ये सर। फिर ऊपर ऐसे एरिया से करे और नीचे मतलब वो फॉर्मूला से करे तो नहीं, ऊपर फॉर्मूला से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? ऊपर आधे पार्ट में कांस्टेंट फोर्स है और आधे पार्ट में कांस्टेंट फोर्स नहीं है, तो यू विल नॉट एबल टू गेट द फोर्स बाय द रिमेनिंग हाफ पार्ट, बिकॉज द फोर्स इज नॉट अ कांस्टेंट हियर। ओके, सर ये W2 में क्या किया पता नहीं चला। क्या बोले हो? ये सेकंड वाले में क्या किया, वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स, वो पता नहीं चला। वो दो हिसाब से फाइंड कर सकते हैं, एरिया भी फाइंड कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एरिया फाइंड किया, चलो तो एरिया कितना है देखो, तो लेंथ कितना होगा, ये नीचे वाला एरिया देखा आपने? हाँ सर। तो लेंथ कितना है ये एरिया का? ये लेंथ इसको बोलते हैं, बोलो लेंथ कितना है? 20 20। और उसका विड्थ कितना है, ब्रेड्थ कितना है? 10 क्या कितना है? ये -50। 50 है, 50 है, बट वो बिलो द एक्स एक्सिस है। बिलो द एक्स एक्सिस का शुड बी टेकन नेगेटिव। बिलो द एक्स एक्सिस शुड बी टेकन नेगेटिव, दैट्स व्हाई 20 into 50 बट शुड बी टेकन नेगेटिव, दैट्स इट। ओके सर। और अगर आपको ये नहीं करना है तो आपको ये भी कर सकते हो, एफ डी कोस थीटा। फ्रिक्शनल फोर्स का वैल्यू 50 है, डिस्प्लेसमेंट 20 है, बट वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो कोस 180 हो जाएगा, कोस 180 -1 होगा, तो भी आपका आंसर वही आएगा, -1000 जूल। यस सर। Find this work done by both the way. Is it okay? यस सर, यस अंडरस्टूड। सर। So let's move further. So क्वेश्चन नंबर 5 हमने किया, अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे ये क्वेश्चन नंबर 6 का वैल्यू डेटा आपको दिख रहा है? यस सर। ओके, a block of mass 1 kg moving on a horizontal surface with a speed of 2 meter per second enters in a rough patch ranging from 0.1 meter to the 2.01 मीटर। अब रफ सरफेस है तो क्या होगा, ऑब्वियसली वहां पे रिटार्डिंग फोर्स होगा, यहाँ वहां पे फ्रिक्शनल फोर्स होगा। तो द फ्रिक्शनल फोर्स ऑन द ब्लॉक इन दिस रेंज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन एक्स। वो दिया हुआ है, उसका फॉर्मूला हमको दिया हुआ है, और उसके आसपास मतलब 0.1 से पहले एंड 2.01 के बाद कोई फोर्स नहीं है। मतलब इस टाइप का सिचुएशन है कि भाई एक रोड है और यहाँ पे बीच में ऐसा पार्ट आ रहा है, बीच में कहीं पे ऐसा पार्ट आ रहा है कि जो बीच में कहीं पे ऐसा पार्ट आ रहा है कि जो फ्रिक्शन वाला है। तो दिस इज द रीजन ऑन द रोड वेयर द फ्रिक्शन इज प्रेजेंट। तो उसके पहले हो या उसके बाद में ये x इज इक्वल टू 0.1 से लेके x इज इक्वल टू 2.01 मीटर तक वहाँ पे फ्रिक्शन है।
उसके बाद नहीं है, उसके बाद यहाँ पे भी नहीं है और यहाँ पे भी नहीं है, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल है, फ्रिक्शन है। उसके बाद तो फोर्स इसके पहले भी ज़ीरो था, उसके बाद भी ज़ीरो है। तो फ्रेंड्स मुझे क्या करना है, मुझे ये करना है कि भाई यहाँ पे तो उसका वेलोसिटी हमको दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है कि भाई एंटर होते टाइम उसका वेलोसिटी कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड था। बट वो जब बाहर निकलता है ये पेज में से, व्हेन इट लीव फ्रॉम दिस पेज, तो वहाँ पे उसका मुझे फाइंड करना है कि कितना है उसका वेलोसिटी, उसका स्पीड कितना है। चलो पहले तो आपको क्वेश्चन में समझ में आ गया, क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन क्या है एक्चुअली। क्वेश्चन समझ में आया पहले तो, यस और नो? यस सर। सर एक बार शॉर्ट में फिर से समझा था। हाँ, ऐसा है कि एक रास्ता है, रास्ते में कुछ जगह ऐसी है कि जहाँ पे फ्रिक्शन है और वो पोजीशन दिया हुआ है 0.1 से लेके 2.01 तक, वहाँ पे फ्रिक्शन है। तो बॉडी व्हीकल वहाँ पे जब एंटर होता है तो उसका वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, तो वो वहाँ पे लीव करेगा, जब वो फ्रिक्शन वाले पाथ में से जब लीव करेगा तो उसके बाद उसका वेलोसिटी कितना होगा, दैट शीट, वही तो क्वेश्चन है। चलो अब सोच के बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए यहाँ पे। मुझे है ना फाइनल वेलोसिटी फाइंड करना है। तो कैसे, इनिशियल वेलोसिटी मुझे दिया हुआ है और फ्रिक्शनल फोर्स भी मुझे दिया हुआ है, मुझे फ्रिक्शनल फोर्स भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया हुआ है, फाइनल वेलोसिटी मुझे फाइंड करना है। तो कैसे करेंगे बताओ? देखना नहीं है आपको, सॉल्यूशन देखना नहीं है, सोच के बताओ। देखो पहले तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी की बात है, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल फाइनल वेलोसिटी, मतलब इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। चलो ऐसा मैं बोला तो आपके माइंड में क्लिक हो जाना चाहिए कि अब मैं क्या कहने वाला हूँ। इंटीग्रेशन का इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोला, फाइनल काइनेटिक एनर्जी ऐसा बोला, तो क्लिक हो जाना चाहिए कि क्या मैं करने वाला हूँ, बोलो। एनर्जी थ्योरम। एग्जैक्टली। सो हम क्या करेंगे, हम अप्लाइंग अ वर्क एनर्जी थ्योरम डेल्टा के इज इक्वल टू डब्ल्यू फॉर x इज इक्वल्स टू 0.1 मीटर टू x इज इक्वल्स टू 2.01 मीटर। चलो क्या ये बात आपको समझ में आया? यस सर। तक कह सकता हूँ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू द वर्क डन फॉर दैट पर्टिकुलर रीजन। यस सर। अब चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब हुआ के फाइनल माइनस के इनिशियल एंड वर्क डन। चलो अब मुझे ये बताओ कि ये जो रीजन है वहाँ पे वर्क का फॉर्मूला मुझे क्या लिखना पड़ेगा? वहाँ पे जो ये जो रीजन है वहाँ पे फोर्स का फॉर्मूला ये रहा आपके सामने। तो फोर्स इज डिपेंड ऑन द पोजीशन x, वो पोजीशन के साथ वेराई हो रहा है, वो जो फोर्स है ना वो पोजीशन के साथ वेरिएबल है। तो मुझे क्या फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए, कोई बताएगा मुझे? अरे वेरिएबल फोर्स ऐसा मैंने स्पेसिफिकली बोल दिया, अब तो बोलो कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना चाहिए। इंटीग्रेशन एफ डी एक्स। इंटीग्रेशन फ्रॉम x1 टू x2 f dx। चलो क्या ये आपको समझ में आया? यस सर। तो ये हो जाएगा हाफ, यस सर। हाँ, तो के फाइनल, के इनिशियल को बोल देता हूँ हाफ एम वी इनिशियल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, चलो x1 मतलब इनिशियल पोजीशन कौन सा है, 0.1, पोजीशन 2.01 है, और f का जो वैल्यू है ना वो माइनस के बाई एक्स है, वो दिया हुआ हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है। यस सर। तो अब ये के फाइनल माइनस हाफ, चलो मास जो है ना वो ऑब्जेक्ट का 1 kg है और इनिशियल वेलोसिटी जो है ना वो 2 मीटर पर सेकेंड था इनिशियल वेलोसिटी, तो ये 2 का स्क्वायर। अब ये माइनस के को मैं बाहर निकालता हूँ, माइनस के को मैं बाहर निकालता हूँ, और किसी को पता है मैंने ये रूल आपको लिख के दिया था इंटीग्रेशन के, जब कुछ रूल्स मैंने लिखे थे
Yes, sir. रूल मैंने आपको लिख के दिया था इसका 1/x का क्या होता है। 1/x ln मतलब ln x हाँ परफेक्ट। तो x या log x। हाँ इंटीग्रेशन 1/x dx का होता है ln x। ये ln x का मतलब ऐसा हुआ कि इट इज द log x with respect to the e, log x with respect to e। तो ये रूल इंटीग्रेशन का है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो ये वापस से एक बार याद कर लो। ये 12th में आप शायद मैथ्स के स्टूडेंट हो तो आप पढ़ोगे। तो ये आप को याद करना है, अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो इस टाइप के सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए कि सामने के साइड मैंने सब कुछ ब्लैंक दिया हुआ ही है, तो वहाँ पे आपको इसको लिख देना चाहिए। अब ये के फाइनल, ये 1/2 और 2 का स्क्वायर 4/2 मतलब 2 हो जाएगा, तो के फाइनल -2 इज इक्वल टू, अब के का वैल्यू हमको दिया है, के का वैल्यू है ना 0.5 है, तो -0.5 इज ऑलरेडी गिवन 0.5, और यहाँ पे हो जाएगा हमारा ln x 0.12 2.01। अब इंटीग्रेशन तो कर दिया, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन तो मैंने कर दिया, अब मुझे उसका लिमिट अप्लाई करना पड़ेगा। तो लिमिट कैसे अप्लाई करना होता है याद है ना भैया। यस सर। तो के फाइनल, अब 2 -2 को मैं राइट साइड भेज देता हूँ तो वो +2 हो जाएगा, -2 को राइट साइड भेज दिया तो +2 हो जाएगा, और अब मैं लिमिट अप्लाई कर रहा हूँ, तो लिमिट पहले अपर लिमिट, तो log ln 2.01 माइनस ln 0.1, तो ये मैंने अप्लाई कर दिया लिमिट को, ln 2.01 माइनस ln 0.1। बट फ्रेंड्स क्या आपको ये पता है रूल नंबर 2, देखो कुछ रूल्स है जो शायद आपके लिए पहली बार है। रूल नंबर 2, log a, वो ln के लिए भी एप्लीकेबल है, log a माइनस log b, शायद केमिस्ट्री में आप पढ़ चुके होंगे कि उसको log a बाई b बोलते हैं, कर सकते हैं। अगर पढ़े हो तो ठीक है, नहीं पढ़े हो तो आपको केमिस्ट्री में ये आने वाला है। किसी को आया अभी केमिस्ट्री में? मैथ्स JEE में मैथ्स के JEE में आ गया, केमिस्ट्री में भी आएगा। तो log a माइनस log b का हो जाएगा log a बाई b, तो ये 2.01 बाई 0.1, तो ये 2 माइनस 0.5, और ये हो जाएगा ln 20.1। अब रूल नंबर 3, अगर आपको ln x को log x टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना है, log में, बिकॉज आपके पास जो log टेबल होता है ना वो नेचुरल लॉगरिथम होता है, आपके पास जो लॉगरिथम होता है वो 10 के बेस पे होता है, 10 के नेचुरल नहीं होता, 10 के बेस पे होता है, ln को नेचुरल लॉगरिथम बोलते हैं। वो आपको नहीं देंगे, आपको एग्जाम में लॉगरिथम देंगे, नेचुरल लॉगरिथम नहीं देंगे, मतलब 10 के बेस पे लेंगे। तो मतलब आपको क्या करना है कि ln को log x टू द बेस 10 में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको 2.303 मल्टीप्लाई करना, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ln जो है ना वो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, वो आपको उसका टेबल नहीं देंगे, आपको जस्ट लॉग का टेबल देंगे। तो लॉग का मतलब ऐसा हुआ टू द बेस 10, ये टू द बेस 10 क्या है, टू द बेस e क्या है, वो बाद में आपको बस पता चल जाएगा। फिजिक्स के अंदर एक ही न्यूमेरिकल ऐसा है कि जिसमें लॉगरिथम है। सर, मतलब पर इसमें e की जगह 10 कैसे लिया वो पता नहीं। और वो मैं रूल बता रहा हूँ ना आपको कि ये ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो ये रूल है, ये ln को लॉग में कन्वर्ट करना है तो इंटू 2.303 करना है, दैट्स इट। तो ये हो जाएगा कन्वर्ट अब 10 के बेस पे। अब आपको जो टेबल दिया है ना ये इसका दिया हो, आपको टेबल के ऊपर से इसका वैल्यू मिल जाएगा,
ये log 20.1 का वैल्यू मिल जाएगा। कैसे? वो आपको केमिस्ट्री में बहुत सारे न्यूमेरिकल लॉग टेबल के बेस पे आएंगे। हमारे फिजिक्स में तो एक ही है, तो अभी मैं उसको नहीं सिखा रहा हूँ। आप यू विल बी गेटिंग दिस बाय इन केमिस्ट्री डेफिनेटली, बिकॉज बहुत सारे न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में आने वाले हैं। और ये log 20.1 का जो वैल्यू है ना, वो मिल जाएगा आपको। क्या दिया है, क्या लिखा है देखो तो सॉल्यूशन में? 1.3032। 1.303। अब इसको 1.303 को 2.303 से मल्टीप्लाई करो, 0.5 से मल्टीप्लाई करो, तो उसका आंसर है ना आपका 1 आएगा। इसका पूरा सॉल्व करोगे आप, ये पूरा सॉल्व कर दोगे आप, तो प्रोबेबली ये 1 ही आएगा, इसका 1 आ जाएगा। सर बोल मेरा तो 4.5 आ रहा है, मतलब नहीं, ये कैलकुलेशन log थोड़ा मल्टीप्लाई 20.1 का किया गलत तो। बोले आप, ये गलत बोले हो आप, log 20.1 का। सर मतलब आपके नोट्स में सॉल्यूशन वही, मतलब सॉल्यूशन में तो वही दिया। 30 तो क्या आ रहा है इसका आंसर? 32 है। हाँ, इसका मल्टीप्लिकेशन क्या आ रहा है? 0.5 इंटू 2.303 इंटू 1.303 क्या आ रहा है देखो? 1.5। 1.5। तो 2 माइनस 1.5, तो क्या मैं 0.5 लिख दूं, चलेगा? ओके हाँ। बट मुझे है ना, मुझे मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी नहीं चाहिए। मुझे तो क्या चाहिए? मुझे वैसे चाहिए क्या? तो मुझे तो फाइनल वेलोसिटी स्पीड चाहिए। तो ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी कहना है इसे, हाफ एम वी फाइनल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0.5 मिला मुझे फाइनली। तो ये हाफ मास का जो वैल्यू है ना, वो तो 1 kg ही है, और वी फाइनल मुझे करना है, तो ये 0.5 इंटू 2 कर दो तो आपको 1 मिल जाएगा, और उसका रूट निकाल दो तो भी 1 ही रहेगा। तो फाइनल वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकंड बचेगा। इज इट ओके फ्रेंड्स? नाउ इट्स ओके। यस सर। ओके, सो फाइनली दिस इज द आंसर। तो यहाँ पे 3 रूल्स आपको यहाँ पे नए सीखने मिले। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, उसको log x टू द बेस e बोलते हैं, नेचुरल log a माइनस log b इज इक्वल टू log a बाई बी होता है। एंड नंबर 3, नेचुरल लॉग को सिंपल लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.0 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा क्यों, वो मत पूछो, केमिस्ट्री में आपको डिटेल में डिस्कस हो जाएगा। और एक चीज़ एक्स्ट्रा है, यहाँ पे नहीं यूज़ हो रहा है, बट मैं बता देता हूँ आपको। log a प्लस अगर log b है तो क्या करेंगे भैया, बोलो बोलो, मैथ्स में आ गया ना, तो बोलो क्या करेंगे? log a प्लस log b है तो उसका क्या होगा? log a into b। log a इंटू बी हो जाएगा। तो दीज आर द रूल्स फॉर द लॉग। तो इस क्वेश्चन में आपको थोड़ा एक आध दो बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा ये क्वेश्चन को। बाकी मेथड तो सिंपल है, बट कुछ मैथमेटिक्स कुछ यहाँ पे यूज़ होता है, इसलिए थोड़ा एक आध बार लिखना पड़ेगा, ऐसा है। बाकी एक ही ट्रैक पे पूरा न्यूमेरिकल है। क्या ये बात आपको समझ में आया फ्रेंड्स? यस सर। ओके, तो 6 इलास्ट्रेशन तक हमने डिस्कस किया। 7 से जो टॉपिक है वो अलग टॉपिक है, वो एनर्जी के रिगार्डिंग क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं उसके बाद। चलो, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 मैंने होमवर्क दे दिया। सर 1 2 दोनों दे दिए अपने 1 and 2 आई थिंक वी हैड डन विथ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3, यस सर। 3 4 बेस्ड ऑन द काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल। 3 4 5 नहीं, 6 7 नहीं, 8 नहीं, 9 नहीं। अच्छा, 11 पे आ जाओ। देखो 11 को सॉल्व करा के मैं आपका इंसल्ट करूँगा, चलेगा? देखो तो क्वेश्चन नंबर 11 को देखो और बताओ कि उसको सॉल्व करा के मैं आपका इंसल्ट करूँगा, चलेगा? सर चलेगा। श्योर? हाँ सर। चलो, यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट है ना, वो z डायरेक्शन में दिया था, तो मैंने डिस्प्लेसमेंट को मैंने कर दिया 4k कैप। बट अगर डिस्प्लेसमेंट को अगर y डायरेक्शन में देते, z के बदले y लिखते, तो क्या आंसर आता? सोचो। अगर डिस्प्लेसमेंट z डायरेक्शन नहीं है बट y लिखा है, तो व्हाट शुड बी द आंसर? 8 जूल। अगर ऐसा लिखा है क्वेश्चन में कि डिस्प्लेसमेंट इज अलोंग द y डायरेक्शन, देन व्हाट शुड बी द आंसर? 8 जूल।
या एग्जैक्टली, तो वहां पे आपको 4 जे कैप लिखना होगा। तो जे डॉट जे वन होता है, आपको पता है ना, I.I1 जे डॉट जे वन के डॉट के वन, बट I.J.J.K.K.I 0 होता है। तो जे डॉट जे वन होगा, अगर डिस्प्लेसमेंट वाई डायरेक्शन में होता तो आंसर 8 जूल आता, और अगर एक्स डायरेक्शन में होता तो -4 जूल। एग्जैक्टली, तो आंसर -4 जूल आता। एग्जैक्टली, सही बात है, परफेक्ट। तो क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाते हो। सो आर यू एबल टू सी द क्वेश्चन नंबर 12 ऑन योर मोबाइल स्क्रीन? यस सर। 12 क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है? यस सर। ओके, सो लिखा हुआ है कि an electron and proton are detected in a cosmic ray experiment. The first with kinetic energy 10 kilo electron volt, and the second one is a kinetic energy with a 100 kilo electron volt. Which is faster, electron or proton? तो फ्रेंड्स, कौन फास्ट है, कौन स्लो है, मुझे कंपैरिजन करना है। सो वेन एवर यू वॉन्ट टू कंपेयर एनीथिंग, एनी क्वांटिटी, तो आपको क्या करना होगा? रेशियो। हाँ एग्जैक्टली, आपको रेशियो करना है। सो दिया हुआ है क्वेश्चन में, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रॉन का 10 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया हुआ है काइनेटिक एनर्जी। वैसे किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ना, वो एनर्जी का ही, वर्क का ही यूनिट है। एंड 1 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, किलो का मतलब हो जाएगा 10⁻³ और इलेक्ट्रॉन वोल्ट का होता है 1.6 10⁻⁻19 जूल। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी यहाँ पे, इसकी ज़रूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, बिकॉज हमको रेशियो ही निकालना है, तो यूनिट कैंसिल हो जाएगा, यूनिट कैंसिल ही हो जाएगा। दोनों यूनिट सेम है न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में, तो कोई दिक्कत नहीं है। टेकिंग रेशियो, so kinetic energy of electron upon kinetic energy of proton, so can I say it is a 1/10 because unit will get cancelled और 1/10 बचेगा। Is it okay friends? Yes or no? So half MEV square upon half mass of proton velocity of the proton square is equals to 1/10। ये हाफ कैंसिल हो जाएगा। मास ऑफ मतलब मुझे तो वेलोसिटी का फाइंड करना है, तो वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर अपॉन वेलोसिटी ऑफ द प्रोटॉन स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/10 एंड इंटू द मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो फ्रेंड्स, ये जो मास ऑफ प्रोटॉन है ना, वो हमको दिया हुआ है और वो देंगे आपको एग्जाम के अंदर देंगे। यू नीड नॉट टू वरी अबाउट दैट, यू नीड नॉट टू रिमेंबर दिस वैल्यू एज वेल, वो देंगे आपको। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी दिया हुआ है 9.11 10⁻⁻31। तो फ्रेंड्स ये करो तो 1.67 डिवाइड बाई 9.11 करो तो क्या रहता है? 1.67 डिवाइड बाई 9.11 करो तो क्या आ रहा है? 0.1833। 0. फिर से बोलो 0. 1833। अच्छा 1833, और यहाँ पे 10 का 4 पावर बचेगा ऊपर, -31 ऊपर जाएगा तो +31 हो जाएगा, तो 10⁻⁴ डिवाइड बाई 10 तो 1000 बचेगा, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 0.183 को 1000 से मल्टीप्लाई कर तो 183 हो जाएगा। अब 183 का रूट निकालो, 183 का रूट निकालो। 13.53। 13.53। Can I say it is a larger than 1? Can I say it is a larger than 1? So Yes. of electron upon velocity of proton is greater than 1. इसका मतलब ऐसा हुआ कि velocity of electron is larger than the velocity of the proton. तो किसका स्पीड ज्यादा है फ्रेंड्स? किसका स्पीड ज्यादा रहेगा बोलो, इसके ऊपर से क्लियर है कि किसका स्पीड ज्यादा है? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पीड ज्यादा है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? चलो क्वेश्चन नंबर 13 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग वन।
13.1 इज ऑल्सो इंटरेस्टिंग। चलो इसको ध्यान से समझने की ट्राई करते हैं। क्या आपके मोबाइल के स्क्रीन पे आप क्वेश्चन नंबर 13 देख पा रहे हो? यस सर। यस सर। ओके। A raindrop of a radius 2 millimeter falls from a height 50 meter along the ground, above the ground. एक रेन ड्रॉप है, उसका हमको रेडियस दिया हुआ है और ऐसा बोला हुआ कि भाई 500 मीटर के ऊपर से वो ड्रॉप हो रहा है. It falls with the decreasing acceleration due to the viscous resistive force until the half of its original height. It attains the maximum, that is a terminal speed. Terminal speed का मतलब वो terminal का मतलब constant. तो क्या होता है कि वो ऐसा है कि 500 से उसका स्टार्ट हुआ फॉल होना ग्राउंड से. देखो ऐसा फिगर हम बना सकते हैं कि ये एक रेन ड्रॉप जो है ना वो यहाँ से ड्रॉप होना, मतलब उसका वहाँ पे स्पीड है ना वो 0 था. और ये कितना डिस्टेंस था भैया? तो बोले ये आपका जो डिस्टेंस था वो था 500 मीटर से ड्रॉप होना स्टार्ट हुआ और हाफ तक उसका क्या होगा. तो भले ही उसका एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बट एक्सेलरेशन तो है ना, एक्सेलरेशन तो है, मतलब स्पीड तो बढ़ेगा ही. भले ही एक्सेलरेशन डिक्रीज हो रहा है बट है तो सही ना, कुछ तो है. देखो एक्सेलरेशन डिक्रीज होना इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड डिक्रीज होना. एक्सेलरेशन डिक्रीज होना के मतलब ऐसा है कि स्पीड का जो रेट है बढ़ने का, स्पीड का बढ़ने का जो रेट है वो डिक्रीज हो रहा है. देखो मैं आपको बताऊं, जैसे एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड है तो इसका मतलब क्या हुआ पता है आपको? एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का फिजिकल मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि 1 सेकंड के अंदर स्पीड का वैल्यू 5 मीटर पर सेकंड जितना बढ़ेगा. अगर एक्सेलरेशन डिक्रीज होकर 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया तो अब इसका मतलब ऐसा है कि स्पीड जो है ना वो 1 सेकंड में 5 के बदले 3 जितना बढ़ेगा, बट बढ़ेगा ही. अब सपोज के एक्सेलरेशन डिक्रीज होकर 1 हो गया तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि अब 1 सेकंड में स्पीड 1 यूनिट ही बढ़ेगा, बट अभी भी बढ़ रहा है. तो एक्सेलरेशन डिक्रीज होना इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्पीड डिक्रीज होना, स्पीड का इंक्रीमेंट का रेट डिक्रीज होना. स्पीड जो रेट से स्पीड इंक्रीज हो रहा है वो रेट डिक्रीज होगा. तो यहाँ पे कुछ ना कुछ तो वेलोसिटी होगा, वो पता नहीं कौन सा है बट कुछ ना कुछ तो होगा. बट उसके बाद ऐसा बोला गया है कि वो टर्मिनल वेलोसिटी अचीव कर रहा है. तो इसके बाद ऐसा दिया हुआ है कि भाई ये वेलोसिटी अचीव हो गया, टर्मिनल मतलब कांस्टेंट हो जाएगा. इसके बाद ये जो वेलोसिटी है थ्रू आउट द मोशन वो कांस्टेंट है, और वो कितना कांस्टेंट है वो भी दिया हुआ है. ऐसा दिया हुआ है कि व्हेन इट द रीच द ग्राउंड, वो जब ग्राउंड पे आता है तो वो वेलोसिटी 10 मीटर पर, मतलब ये कांस्टेंट वेलोसिटी कौन सा था? तो फिर तो ये जो कांस्टेंट वेलोसिटी जो था वो कौन सा था विद फ्रेंड्स? कितना होगा बोलो? ग्राउंड पे आते टाइम जो वेलोसिटी होगा वही उसका कांस्टेंट वेलोसिटी होगा एंड दैट विल बी अ 10 मीटर. चलो अब क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन तो क्या है अभी? तो क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द ड्रॉप इन फर्स्ट एंड सेकंड हाफ जर्नी. देखो आप चाहे फर्स्ट हाफ जर्नी कर लो या सेकंड हाफ जर्नी कंसीडर कर लो, ये दोनों केस में ग्रेविटेशनल फोर्स जो है ना वो mg कांस्टेंट वो फिक्स्ड ही है और डिस्प्लेसमेंट भी फिक्स्ड ही है 250. सो आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन for both half journey work done by a gravitation force is the same
and that will be given by work done by the gravity is equals to F d cos theta. अब F जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स मा जी है, D जो है ना वो h/2 हो जाएगा। अगर हम h को 500 बोलते हैं तो D जो है वो दोनों केस में मतलब हाफ ऑफ जर्नी का मतलब h/2 250 एंड आप देख सकते हो कि ग्रेविटेशनल फोर्स भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही लगता है और जो मोशन है वो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो ये एंगल कितना होगा दोनों के बीच में? cos 0। 0 हो जाएगा। तो एंगल 0 है तो उसका मतलब cos 0 1 होता है। तो मुझे यहाँ पे h का वैल्यू 500 मतलब 500 डिवाइड बाई 2 मतलब 250 मतलब h का वैल्यू तो मुझे ये पता है, मुझे g भी पता है। g आई विल कंसिडर 10 या 9.8 वट एवर आई कैन से, बट मुझे मास पता नहीं है। तो सबसे पहले तो मुझे क्या करना चाहिए? आई डोंट नो अबाउट द मास ऑफ द ड्रॉप। तो सबसे पहले मुझे सॉल्व करने से पहले मुझे क्या करना चाहिए? तो मुझे मास फाइंड करना पड़ेगा। तो आपको पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है? मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। तो अगर आपको मास फाइंड करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? बोलो। वॉल्यूम ये जो है ना वो ड्रॉप है, ड्रॉप का मतलब स्फेरिकल है। तो वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब एंड डेंसिटी रो। अब 4/3 पाई का वैल्यू 3.14। अब जो रेडियस दिया है 2 मिलीमीटर, 2 मिलीमीटर मतलब 2 इंटू 10⁻³ मीटर को मीटर में कन्वर्ट किया उसका क्यूब। और वाटर का डेंसिटी है ना वो 1000 kg पर मीटर क्यूब होता है, 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, बट MKS में सॉल्व करना है 1000 kg पर मीटर क्यूब। तो ये करो तो फ्रेंड्स 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 का क्यूब 8 होगा। तो 4 8 32, 32 लिखो ना, 32 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 3, 32 इंटू 3.14 डिवाइड बाई 3, 33.493। 33.49 और बचेगा 10⁻³ 10⁻⁹ तो 10⁻⁻6 बचेगा kg में। चलो मास मिल गया। अब ये वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट अब करेंगे। मास है 33.49, जी का वैल्यू 9.8 आएगा और यहाँ पे 250। चलो बताओ मुझे क्या होगा इसका मल्टीप्लिकेशन? इसका मल्टीप्लिकेशन क्या होगा? 82050.5। 8, हाँ ये 33.49 इंटू 10⁻⁻6 रह गया। फिर बोलो 82, फिर से बोलो 82050.5। 10⁻⁻6 है ना, तो उसको हम ऐसा कर सकते हैं 1 2 3 4 5, तो 0.08205 हो जाएगा। चलो ये दैट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन बोथ द हाफ जर्नी, इन बोथ द हाफ जर्नी। तो दैट इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्या पूछा हुआ है इसके अंदर, दूसरा क्या पूछा हुआ है वो भी देख लेते हैं। What is the work done by the resistive force in the entire journey? चलो मुझे ये बताओ कि what is the work done by the resistive force? चलो अब मैं क्या करूं? I want to find the work done by the resistive force in the entire journey. अब मैं क्या करूं? तो सिंपल, applying work energy theorem for entire journey. So W total is equals to change in kinetic energy. W total, that is a W by the gravitational force plus W by the resistive force is equals to half mv final square minus half mv initial square. चलो कोई मुझे बताएगा कि W ग्रेविटेशन क्या है?
व्हाट शुड बी द W ग्रेविटेशन? अभी हमने फाइंड किया ना 0.082, बट यहाँ पे मुझे क्या लिखना चाहिए? कोई बताएगा? व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फॉर द एंटायर जर्नी? मल्टीप्लाइड बाय 2 करना पड़ेगा। क्यों पता चला आपको? वहां पे तो जो हमने वर्क डन फाइंड किया था वो किसके लिए? सर हाफ जर्नी के हाफ लिए जर्नी के लिए था। तो अभी तो क्या है कि पूरे जर्नी, टोटल। इज दैट क्लियर? तो मल्टीप्लाई। यस सर। अब रेजिस्टिव फोर्स का तो मुझे फाइंड करना है वर्क डन। फाइनल मुझे वेलोसिटी पता है, मास भी मुझे पता है 33.49 इंटू 10⁻⁻6, और फाइनल जो वेलोसिटी है ना वो 10 मीटर है, तो 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। इनिशियल वेलोसिटी आप देख रहे हो कि 0 ही है, इनिशियल तो 0 ही है। पूरे जर्नी के लिए मैं सोच रहा हूँ तो इनिशियल 0 है। चलो अब मुझे ये बताओ कि 0.08205 का डबल कितना होता है? बताओ ना कितना होता है? 0.1641। 1641, ओके फाइन। अब ये 33.49 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 करो तो 33.49 इंटू 100 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 1674.5। 167 ओके। और इंटू 10⁻⁻6 करोगे तो ये 0.00167 आ जाएगा। तो अब इसके द्वारा करो तो 0.00167 माइनस 0.1641 करो तो व्हाट शुड बी द आंसर? देखो तो 0.00167 माइनस 0.1641 करो कैलकुलेटर से। देखो क्या आंसर आ रहा है? -0.16243 माइनस 24। 0.1624 जूल। और ये नेगेटिव आंसर आना लाजमी है, बराबर है। पूछो क्यों? बिकॉज इट इज द वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्स। तो रेजिस्टिव फोर्स जो होता है ना वो मोशन के अगेंस्ट में लगता है, तो उसके द्वारा जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव ही होना चाहिए। बट क्या ये पूरा क्वेश्चन आपको समझ में आया? आंसर आ रहा है देखो तो बराबर। आंसर आ रहा है बराबर, देखो। यस सर। हाँ, ये सारे आंसर अप्रोक्सीमेटली आ ही रहे हैं, देखो, 0.162। बराबर है। इज दैट क्लियर फ्रेंड्स? क्या ये पूरा चीज आपको समझ में आया? यस सर। इज इट ओके? यस सर। यस सर। ओके, so let's discuss some theory now. देखो, वर्क के बारे में हमने बहुत सारा डिस्कशन कर लिया। अब हम जो डिस्कशन करेंगे वो किसके बारे में करेंगे? एनर्जी। एनर्जी के बारे में डिस्कशन करेंगे। वैसे काइनेटिक एनर्जी का थोड़ा बहुत तो डिस्कशन हमने ऑलरेडी कर दिया है, काइनेटिक एनर्जी का डिस्कशन हमने कर लिया है। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे, और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी हम डिस्कस करेंगे, F इज इक्वल्स टू माइनस डी यू बाई डी एक्स। तो 11th एंड 12th बोथ द क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ। देखो मुझे ये बताओ, चलो अब व्हाट इज द एनर्जी? एनर्जी का डेफिनेशन क्या होता है पहले ये बताओ, फिर उसके बाद हम पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करेंगे। रेट ऑफ डूइंग वर्क। अरे रेट ऑफ डूइंग वर्क तो पावर होता है भैया। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज, कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क। हाँ, तो कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क इज कॉल्ड काइनेटिक, इज कॉल्ड द एनर्जी। कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ इट्स मोशन, due to the virtue of its motion is called the kinetic energy, and capacity of doing work due to the virtue of its position
and its configuration, its orientation. So capacity of doing the work due to the virtue of its position and its orientation is called the potential energy. So whenever we put any object in the force field, देखो एक चीज हमेशा याद रखो कि पोटेंशियल एनर्जी तो ही पिक्चर में आएगी जब कोई ना कोई फोर्स फील्ड होगा. जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स फील्ड है तो पोटेंशियल एनर्जी mgh, जी वहाँ पे है. तो मैं ये बता रहा हूँ कि पोटेंशियल एनर्जी तो ही पिक्चर में आएगा जब कुछ ना कुछ फोर्स फील्ड होगा. तो अभी तो हम पोटेंशियल एनर्जी को ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि भाई कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क ड्यू टू द वर्च्यू ऑफ द मोशन एंड द कॉन्फ़िगरेशन इज कॉल्ड अ पोटेंशियल एनर्जी in any force field. अब पर्टिकुलरली ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? तो भैया ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने के लिए पहले तो हमको वेट को डिफाइन करना पड़ेगा. तो वेट को कैसे डिफाइन करेंगे? तो कि भाई वेट को डिफाइन करने के लिए सबसे पहले मुझे ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफाइन करना पड़ेगा. तो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड due to the gravitational force of the earth is called the gravitational acceleration, and the product of and this force is called gravitational force, that is a mg. So gravitational force is equals to mg, gravitational force is equals to mg, and gravitational potential energy किसको बोलते हैं? तो ये जो gravitational force है उसको अगर हम अर्थ के सरफेस से हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलेंगे. तो हमने पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन किया, एक्सेलरेशन ड्यू टू द ग्रेविटी डिफाइन किया और वेट को डिफाइन किया, और उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को भी हमने डिफाइन किया. तो 11th क्वेश्चन जो है ना वो तो जस्ट डेफिनेशन है, वो जस्ट MCQ के लिए है. 11th क्वेश्चन जो है वो इट इज़ ओनली फॉर दी MCQ. तो उसमें द कैपेसिटी टू डू द वर्क ड्यू टू द पोजीशन इन द फोर्स फील्ड एंड द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ सिस्टम ऑफ अ बॉडी. द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस्ड बाय द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स इज नोन एज द ग्रेविटेशनल acceleration, and the constant force g acting on the body towards the center of that is known as a weight. अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किसको बोलते हैं? तो द प्रोडक्ट ऑफ mg into h उसको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं. अब क्वेश्चन ऐसा है कि व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? शो दैट द नेगेटिव ऑफ डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द डिस्प्लेसमेंट gives the force. Negative of derivation of the potential energy with respect to the position gives us the force, and that alternatively can be asked that prove that F is equals to minus du by dx. चलो यहां से स्टार्ट करता हूं मैं. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, आपको पता है कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है भैया? mgh. एम आई राइट फ्रेंड्स? चलो यहां तक समझ में आया आपको? यस और नो? यस सर. यस सर. अब मैं क्या करूंगा, टेकिंग डिफरेंशिएशन डेरिवेटिव both the side by h, मैं पोजीशन हाइट के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएशन ले रहा हूं. तो फ्रेंड्स ये du by dh जो होगा वो क्या हो जाएगा? mg, एंड dh अपॉन dh तो 1 हो जाएगा. तो फ्रेंड्स ये जो डिफरेंशिएशन ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू द पोजीशन इज इक्वल्स टू mg. अब अगर माइनस करते हैं तो माइनस mg हो जाएगा, बट ये जो माइनस mg है ना उसी को हम बोलेंगे फोर्स F. और ये F माइनस क्यों लिखा? नेगेटिव साइन इसलिए लिखा हुआ है
negative sign is due to the downward direction, is due to a downward force. उसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है, तो दैट इज व्हाई इट शुड बी टेकन -mg. So now I had proved that a negative of a derivative of the potential energy with respect to the h gives us the f. अब यहाँ पे h क्या है, तो h is the location, position of the object from the earth surface. तो अब मैं position if we denote h as x, तो अब ये फॉर्मूला क्या हो जाएगा, f is equals to -du/dx, एंड दैट इज वी वांट टू प्रूव. अगर शायद आपको याद हो तो लास्ट JEE के लेक्चर में हमने ये फॉर्मूला प्रूव यूज किया था, इफ यू रिमेंबर. याद है किसी को? यस और नो? Yes. Yes, sir. तो फाइनली हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो यूज करते हैं हम JEE में, कि अगर आपको पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है तो उसका डेरिवेटिव कर दो और उसका नेगेटिव कर दो तो आपको फोर्स मिल जाएगा. पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन करके उसको नेगेटिव कर दो तो आपको फोर्स का फॉर्मूला मिल जाएगा. एंड दिस फॉर्मूला इज वैलिड फॉर द कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड. अब ये कंजर्वेटिव फोर्स फील्ड क्या है उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे. तो ये जो 12th थ्योरी था वो इम्पोर्टेंट था. 12th थ्योरी जो था वो 2 मार्क्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट था. तो फ्रेंड्स आज का सेशन यहाँ पे मैं ख़त्म कर रहा हूँ. किसी को कुछ पूछना है?